गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। हैप्पी न्यू ईयर। एट द आउटसेट एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा कि ये साइंटिफिक चैनल है, इसलिए इसे सब्सक्राइब करें। इसके जो कंटेंट हैं इनको फॉरवर्ड करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं बात करूंगा कि जो ओबेसिटी है या मोटापा है उससे एसोसिएटेड हेल्थ की रिस्क क्या हो सकती हैं। तो जो ओबेसिटी से रिलेटेड हेल्थ रिस्क हैं उनके बारे में बात करूंगा मैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो ओबेसिटी है वो सिर्फ कॉस्मेटिक कंसीडरेशन नहीं है कि आप सिर्फ खराब दिखते हैं या आप मोटे दिखते हैं या आप बेडौल दिखते हैं, सिर्फ ये कंसीडरेशन नहीं है। अगर ओबेसिटी है तो आपकी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है। अगर मोटापा है तो आपके लिए बहुत सारी कंडीशंस जो है ना सामने खड़ी हो जाती हैं जो आपको रिस्क में खड़ा कर देती हैं। नाउ अगर आप ध्यान से देखें कि अगर हम स्टडीज को देखें, जैसे इन यूनाइटेड स्टेट्स हर साल 1,12,000 लोगों की डेथ होती है डायरेक्टली ओबेसिटी के चलते। एंड इन सब लोगों की जिनकी डेथ्स होती हैं इनकी जो बीएमआई है यूजुअली 30 से ज्यादा होती है। अगर हम ध्यान से देखें तो स्टडीज ये भी मानती हैं कि अगर आपकी बीएमआई 40 से ज्यादा है तो आपकी जो ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम होगी ही होगी। इसका मतलब है कि ओबेसिटी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम करता है। नाउ जो कंडीशंस हैं उनको एक एक करके आप ध्यान से देखिए। नंबर 1 इज द इंसुलिन रेजिस्टेंस विच इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। इंसुलिन आपकी बॉडी में जरूरी है। इंसुलिन ही वो है हार्मोन है जो ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसको सेल्स में शिफ्ट करता है, पर्टिकुलरली मसल सेल्स एंड द फैट सेल्स। और ये जो सेल्स हैं इसको एनर्जी के लिए यूटिलाइज करती हैं। नाउ जब ये वो इसको ग्लूकोज को शिफ्ट करता है फ्रॉम ब्लड टू सेल्स तो इसका मतलब है कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल होता है। नाउ इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है उसमें प्रॉब्लम यही खड़ी हो जाती है कि जो इंसुलिन है ब्लड के अंदर वो जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको इफेक्टिवली सेल्स में ट्रांसफर नहीं कर पाता। यहां से प्रॉब्लम खड़ी होती है। जो फैट की सेल्स होती हैं वो ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंट होती हैं इन कंपैरिजन टू मसल सेल्स। इसलिए अगर ओबेसिटी है, फैट बॉडी में ज्यादा है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इनिशियली जब भी ऐसा होता है कि इंसुलिन इस ग्लूकोज को शिफ्ट नहीं कर पा रहा है तो जो पेनक्रियाज है जिसका काम है कि इंसुलिन बनाना, वो तेजी से इंसुलिन और बढ़ाता है। और तेजी से इंसुलिन बढ़ाता है तो जो बढ़ा हुआ इंसुलिन है वो ग्लूकोज को मसल सेल्स के अंदर पुश करने की कोशिश करता है। और एक हद तक ये बात बिल्कुल सही है कि आपका जो पेनक्रियाज है वो कंपनसेट करता चला जाता है। तो जो अगर इंसुलिन की जो रेजिस्टेंट की स्टेट को हम देखें तो एक स्थिति ऐसी होगी कि आपका ब्लड ग्लूकोज का लेवल तो नॉर्मल होगा लेकिन आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल भी हाई होगा। तो ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल है कि इंसुलिन का लेवल हाई है। ये जो पोजीशन है इट कैन लास्ट फॉर इयर्स। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपका जो पेनक्रियाज है वो इतना ज्यादा इंसुलिन नहीं बना पाएगा। और जब उतना ज्यादा नहीं बना पाएगा तो एक स्टेज ऐसी आएगी इंसुलिन कम होगा और ब्लड शुगर का लेवल आपका बढ़ेगा। तो इसलिए अगर हम ध्यान से देखें कि इस स्टेज पर जाके आपको डायबिटीज डेवलप हो जाती है। तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये प्री डायबिटिक कंडीशन है। इन ओबेसिटी इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। तो अगर ओबेसिटी है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस है इसका मतलब प्री डायबिटिक कंडीशन है। और आप ओबेसिटी को कंट्रोल नहीं करते हैं तो डायबिटीज होना ऑलमोस्ट सर्टेन है, इसलिए इसको समझने की जरूरत है। नंबर 2 पर आते हैं टाइप 2 एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज, जिसकी मैंने अभी बात की। जो रिस्क है वो बहुत हाई है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ ओबेसिटी क्या है, यानी आपकी जो बीएमआई है वो 30 है, 35 है, 40 है। इन ड्यूरेशन कितना है, कितना लंबा टाइम हो गया आपको ओबेसिटी से। इन दोनों चीजों का स्ट्रांग कोरिलेशन है विथ डायबिटीज मेलाइटस। और अगर ऊपर से तोंद भी निकली हुई है या सेंट्रल ओबेसिटी है तो डायबिटीज होने का जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। नंबर 3 पर आते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल। जो लिपिड प्रोफाइल है ओबेसिटी में हमेशा डिरेंज हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल ऊपर जाएगा, ट्राइग्लिसराइड ऊपर जाएंगे। और दोनों अगर ये ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो बॉडी की जो धमनियां हैं, वेन्स हैं, इनके अंदर प्लेक फॉर्मेशन हो जाते हैं जिसे कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और ये जो प्लेक फॉर्मेशन है ये तमाम बीमारियों के लिए रिस्क फैक्टर खड़ा कर देते हैं। नंबर 4 पर आता है स्ट्रोक, या जिसे आप ब्रेन स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। नाउ अगर हम स्ट्रोक को ध्यान से देखें तो 2 रिस्क फैक्टर खड़े होते हैं। नंबर 1, अगर हाई बीपी है तो जो स्ट्रोक का खतरा है वो हमेशा बढ़ता है। नंबर 2, अगर लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड है,
कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इन ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, तो प्लेक फॉर्मेशन होगा। इन पर्टिकुलरली यहां जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, जिन्हें कहते हैं कैरोटिड आर्टरीज, इनके अंदर प्लेक फॉर्मेशन होगा। और ये जो प्लेक फॉर्मेशन कैरोटिड आर्टरी में होगा, ये वास्तव में ब्रेन स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी या जो खतरा है इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा। नंबर 5 पर आता है हाई ब्लड प्रेशर। ये बिल्कुल बात सही है कि हाइपरटेंशन ओबेसिटी के साथ में हमेशा जुड़ा हुआ है। अगर हम नॉर्वेजियन स्टडी को देखें तो नॉर्वेजियन स्टडी ने यह कहा कि वेट गेन अगर फीमेल्स में होता है तो बीपी बढ़ने की संभावना हमेशा ज्यादा होती है। तो ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है फॉर हाई ब्लड प्रेशर, और ओबेसिटी अगर फीमेल्स में है तो हाई ब्लड प्रेशर होने की जो संभावना है वो और ज्यादा है। नंबर 6 पर अगर हम ध्यान से देखें तो यह है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक ओबेसिटी के साथ बिल्कुल हैंड इन हैंड लेके चलता है। एक प्रोस्पेक्टिव स्टडी थी, उसके जो कंक्लूजन्स थे उनको ध्यान से देखिए कि जो कोरोनरी आर्टरी है उसका जो रिस्क है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है इन फीमेल्स अगर जो बीएमआई है वो 29 से ज्यादा है। अगर बीएमआई ज्यादा है इसका मतलब 29 से ज्यादा है, इसका मतलब ओबेसिटी है, तो जो रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डेवलपमेंट है इन फीमेल्स 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। नाउ एक फिनिश स्टडी को ध्यान से देखिए। व्हाट दे सेड वाज कि अगर 1 किलो भी आपका वेट बढ़ता है, इन आपको पहले अगर कभी हार्ट अटैक हुआ है तो 1 किलो वेट बढ़ने से 1% आपको रिस्क बढ़ जाता है दोबारा हार्ट अटैक से डेथ होने का। तो आप देखिए कि 1 किलो भी वेट बढ़ता है तो कितनी रिस्क खड़ी करता है। जो ओबेसिटी है वास्तव में जो सेकंड हार्ट अटैक है उसके रिस्क से हमेशा जुड़ी हुई होती है। इसका मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर एक हार्ट अटैक आया, आपका वजन ज्यादा है, आपने ओबेसिटी कंट्रोल नहीं की, तो सेकंड हार्ट अटैक आने का जो रिस्क है वो हमेशा ज्यादा होगा। नंबर 7 पर आता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर, या जो हार्ट का पंप है उसकी एडिक्वेट उसका ना काम करना। इसके 2 रीजंस हैं। नंबर 1 इज द इस्चेमिक कार्डियोमायोपैथी। इसका मतलब जो हार्ट की मसल्स हैं उनको एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जो यूजुअली हार्ट अटैक के बाद हो जाता है, तो उसके चलते जो हार्ट का पंप है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता, तो ये दिक्कत खड़ी होती है। सेकंड इज द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। यानी ये दोनों की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों ओबेसिटी से बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशंस लेके चलती हैं। नाउ साइंस ऐसा मानती है आज की तारीख में कि बहुत सारे कैंसर्स हैं बॉडी के, वो शायद जो मोटापा है या ओबेसिटी है या हाई बीएमआई है उनसे जुड़े हुए हैं। पर्टिकुलरली कैंसर ब्रेस्ट इन पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल, ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। जो बड़ी आंत के कैंसर्स हैं इन मेल्स एंड फीमेल्स दोनों, उनमें मोटापा एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर्स है। जो कैंसर्स हैं आप रेक्टम इन प्रोस्टेट, उनमें भी मोटापा एक रिस्क फैक्टर है। ऐसे ही गॉल ब्लैडर इन यूट्रस, इनमें जो कैंसर्स होते हैं इन फीमेल्स, वास्तव में ओबेसिटी को एक रिस्क फैक्टर माना जाता है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो होता क्या है, जो फैट टिश्यू है बड़ा इंपॉर्टेंट है एज फार एज द रेगुलेशन ऑफ ईस्ट्रोजन इज कंसर्न। और अगर ईस्ट्रोजन बॉडी के अंदर ज्यादा होगा तो जो बॉडी की सेल्स हैं अगर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर उनको ज्यादा होगा टू द एस्ट्रोजन, ये वास्तव में रिस्क बढ़ाता है पर्टिकुलरली ब्रेस्ट कैंसर का। तो इसलिए जो एस्ट्रोजन का ऊपर की तरफ जाना ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को हमेशा ऊपर की तरफ ले जाएगा। अगर हम देखें तो गॉल ब्लैडर की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो गॉल ब्लैडर का स्टोन हो चाहे गॉल ब्लैडर के कैंसर्स हो, ये दोनों के दोनों जो ओबेसिटी है या मोटापा है उससे जुड़े हुए हैं। अगर हम देखें तो जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड है जो गाउट लेके आता है या गाउट या आर्थराइटिस लेके आता है, वो भी ओबेसिटी वाले लोग या जिनको मोटापा है उनमें इसका इंसिडेंस ज्यादा है। और वजन अगर ज्यादा है तो नेचुरली उसके चलते जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है। एंड उसमें द मोस्ट कॉमन जॉइंट जो वेट बेयरिंग जॉइंट है इज द नी जॉइंट, जो घुटने हैं, इन पर ही सबसे ज्यादा वजन आपका आता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो इंसिडेंस है वो सबसे ज्यादा है। ऐसे ही अगर मोटापा है तो खर्राटे आएंगे, खर्राटे ज्यादा आएंगे तो स्लीप एपनिया डेवलप होगा, स्लीप एपनिया डेवलप होगा तो ये एक चक्रव्यूह है कि स्लीप एपनिया डेवलप होगा तो मोटापा और बढ़ेगा, मोटापा और ज्यादा होगा तो स्लीप एपनिया ज्यादा होगा। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है एज फार एज द ओबेसिटी इज कंसर्न।
तो अगर मैं देखूं तो जो ओबेसिटी है वो आप अगर सिर्फ इस नजर से देखते हैं कि कौन निकली हुई है तो कपड़े पहनने में दिक्कत होती है, मोटे ज्यादा हैं तो देखने में अच्छे नहीं लगते, मोटे ज्यादा हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, या मोटे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखती है अपने को, सिर्फ ये कॉस्मेटिक कंसर्न नहीं है। जो हाई बीएमआई है, ओबेसिटी या मोटापा है, वास्तव में ये हेल्थ की बहुत सारी रिस्क आपके सामने पैदा करता है जो मैंने आपके सामने रखी। तो इस न्यू ईयर में मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको एक रेजोल्यूशन बनाना चाहिए कि मुझे अपना वेट उन लिमिट्स में रखना है जो कि एक्सेप्टेबल है। आपको अपना वेट नॉर्मल बीएमआई के आसपास रखना है, ताकि ये जो हेल्थ की रिस्क है जो मैंने आपके सामने रखी, ये आपको खड़ी न करें किसी रिस्क में। अगर हेल्थ के जो रिस्क ओबेसिटी में हैं उनको समझने में ये वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।